बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा। सभी अतिथियों का आभार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में शत शत नमन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज बाबा साहब का 66 परिनिर्वाण दिवस है और उसी को हम आदरांजलि स्वरूप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, कोई भी महापुरुष हो, उसके जीवन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है उसका जीवन और दूसरा हिस्सा होता है उसका मिशन, विजन, लाइफ एंड मिशन। तो बाबा साहब के जीवन पे अगर बात की जाए तो उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक जो इस देश में व्याप्त ब्राह्मणवादी असमान व्यवस्था है, उसके तहत 2500 साल से हमारे समाज में जो असमानता भोगी है, उसी कड़ी में बाबा साहब ने भी अपने समय में उस छुआछूत का दंश भोगा, उस भेदभाव का दंश भोगा। इसके बावजूद भी बड़ी बात यह है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इस देश में जो भी पैदा हुआ है, वो चाहे आज पैदा हो रहा हो चाहे तब पैदा हुआ हो, उसको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जीवन के किसी न किसी स्तर पे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सच्चाई है, आज भी ये सच्चाई है। लेकिन बाबा साहब की महानता ये है कि उस विपरीत माहौल में भी उन्होंने उस जमाने में सबसे अच्छी एजुकेशन, अपने समाज में सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और दूसरी चीज, अगर हम उनके मिशन की बात करें, उनके चाहत की बात करें, उनके आंदोलन की बात करें, तो हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मिशन क्या था। क्या कुछ अधिकार प्राप्त कर लेना ही बाबा साहब का मिशन था? तो जब हम उनके संघर्ष को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या कि जो भी इस बहुजन समाज में जन्मा है, उसका जो पहला मिशन है वो स्वाभिमान का मिशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मिशन है। हमारी जो लड़ाई है, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो शुरुआत की, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का, स्वाभिमान का मिशन था। इस जो ये समाज है, ये भारतीय समाज है, इसमें हम भी इंसान हैं और हमें भी इंसानों के लिए इंसानों लायक अधिकार चाहिए। इस बात की लड़ाई है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। तो जो हमारा जितना भी हमारा इतिहास है, चाहे साउथ इंडिया में पेरियार साहब का संघर्ष देखें, उन्होंने वहां सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया। बंगाल में चाहे नमो शूद्रा मूवमेंट था, ठाकुर हरिचंद गुरचंद ठाकुर जी के नेतृत्व में चला, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट था। केरला में महात्मा अयंकाली नारायण गुरु ने जो आंदोलन चलाया, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन था। तो जो सबसे पहली नीड है, इंसान की जो सबसे पहली जरूरत है, वो स्वाभिमान है। और जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि बिना स्वाभिमान के जीना भी क्या जीना। अगर आप स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकते हो तो ऐसे जीना तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। ऐसे खा पी के टाइम पास करना तो हर कोई कर लेता है। जो इंसान और जो जानवर में जो फर्क है, बेसिक फर्क है,
वो स्वाभिमान का फर्क है, सम्मान का फर्क है। इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को महसूस कर सकता है और जानवर सेल्फ रिस्पेक्ट को महसूस नहीं करते। इसलिए अगर आप जानवर को दुत्कार दो और एक टुकड़ा फेंक दो तो वो दुत्कार को भूल जाएगा और टुकड़े के लिए आ जाएगा। लेकिन इंसान में ये क्वालिटी है कि इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीता। तो हमारी जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो पूरा संघर्ष है, मैं समझता हूं वो सेल्फ रिस्पेक्ट का संघर्ष है, आत्मसम्मान का संघर्ष है। और जब उन्होंने करीब करीब 1915 में वो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी से पढ़ते हुए 17 में वो इधर आए इंडिया में। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार की शुरुआत की और वो शुरुआत इसलिए की क्योंकि उस टाइम हमारे समाज की कोई बात हो, कोई हमारे समाज के ऊपर घटना घट रही हो, तो ये जो इस देश का जो मनवादी मीडिया था, इस देश का ब्राह्मणवादी मीडिया था, वो हमारे लोगों की बात नहीं करता था। तो अब अगर अपनी बात करना है तो उसके लिए माध्यम क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने साथियों के सहयोग से मिलकर मूक नायक अखबार की शुरुआत की। और उस अखबार के लिए उस जमाने में छत्रपति साहू जी महाराज ने 25,000 रुपया सहयोग राशि दी। तो साहू जी महाराज का जो सहयोग रहा वो बाबा साहब के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल सहयोग रहा। 24 में बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा। उन्होंने जो बैठक हितकारिणी जो सभा है उससे अपनी सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। और उसके बाद 1925 में उन्हें 25-26 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में MLC चुन लिया गया, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था और डायरेक्ट चुनाव की पद्धति नहीं थी। अंग्रेज अपॉइंट करते थे, जो भी उनकी प्रेसिडेंसी थी, जो भी वहां पे वो यहाँ भारतीय मेंबर्स को अपॉइंट करते थे। 1925-26 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने अपॉइंट किया। 26-27 का जो संघर्ष, 26 में उन्होंने महार का 14 आंदोलन जो है उसमें ऐतिहासिक आंदोलन है। किस तरीके से वहां जो है तो एक सार्वजनिक तालाब, जहां कुत्ते बिल्ली भी पानी पीते हैं बिना रोक टोक के, लेकिन दलितों को, वहां की जो अछूत जातियां थी, महार कम्युनिटी, चमार कम्युनिटी, उनको उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसके लिए संघर्ष किया। तो जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो शुरुआती संघर्ष है, वो संघर्ष उन्होंने शुरू किया डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जो हमारे समाज के साथ जो एक भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। और उस टाइम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ऐसी मान्यता थी कि हिंदू धर्म में जो अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं, अछूत हैं, उनको उचित स्थान मिल जाए, क्योंकि उनको इंसानों के बराबर भी नहीं माना जाता था। जो शुरुआती संघर्ष है बाबा साहब का, वो इसी बात का संघर्ष था। और इसी बीच इस देश में जब साइमन कमीशन आया 1928 में, उसने यहाँ पे जो देखा, जो महसूस किया, जो सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट सबमिट की। और उसके आधार पर 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुई। और उस गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष की ओर से 2 लोगों को अपॉइंट किया गया। एक मद्रास से श्रीनिवासन थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाकी और जो दल थे, जो यहाँ की रियासतें थी, करीब 87 लोगों को यहाँ इंडिया से इनवाइट किया गया कि भाई आप गोलमेज सम्मेलन में आओ और अपने अपने समाज की, अपने अपने समस्याओं को वहां पे साझा करो। उसके हिसाब से
क्योंकि जो 1919 का एक्ट बना था उसके समीक्षा के लिए जो 1928 का साइमन कमीशन था, उसकी समीक्षा के आधार पे 1935 का जो भारतीय एक्ट बनना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, उस पर प्रावधान करने थे। तो जो 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन है, उसमें जो गांधी और अंबेडकर की जो मुख्य लड़ाई है वो एक बात पे आधारित थी। गांधी एंड कंपनी कहती थी कि जो अस्पृश्य है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। वो हिंदू धर्म अस्पृश्य को हिंदू घोषित करके अस्पृश्यों के जो अलग अधिकारों की मांग थी उसको दबा देना चाहते थे, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को लेकर आए हुए थे कि जो अस्पृश्य है वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी, अल्पसंख्यक है, इसलिए जो अल्पसंख्यकों के जो राइट्स हैं, जो मुस्लिमों को जो अल्पसंख्यक के आधार पर जो आप अधिकार दे रहे हो, स्पेशल राइट्स जो सिखों को दे रहे हो, वो अस्पृश्यों को भी मिलना चाहिए। तो उस टाइम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मुख्य तौर पे दो मांग थी गोलमेज सम्मेलन में। एक तो ये था कि जो अस्पृश्य हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कम्युनिटी है। और दूसरी चीज ये कि वो माइनॉरिटीज है, इसलिए जो दूसरी माइनॉरिटीज को जो हक अधिकार आप दे रहे हो वो अस्पृश्यों को भी मिलना चाहिए। इस लड़ाई में बात नहीं बनी। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कोई डिसीजन नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई आप लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं, एक राय नहीं हो पा रहे हैं। तो वहां पे अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है एक सहमति पत्र दें कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मसले का हल करेगी। सभी लोगों ने सहमति पत्र दिया, लेकिन उस सहमति पत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे समाज को राइट्स मिले, हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पे अगर वो डिसीजन जाता है तो ना मिले हमें, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। फिर भी वो जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन थी वो वही खत्म हुई 1932 में। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका निर्णय आया जिसको कम्युनल पंचायत के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इस देश का जो दबा कुचला अस्पृश्य था, उस टाइम अछूत था, उसको वो दिया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मांग थी कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमको अल्पसंख्यकों के राइट्स चाहिए, स्पेशल राइट्स चाहिए। लेकिन ब्रिटिशों ने उससे कहीं ज्यादा दिया। सेपरेट इलेक्टोरल और 2 वोट का अधिकार, ये मांग नहीं थी, ब्रिटिशों ने दी। और जब कांग्रेसियों को लगा, कांग्रेस के जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मणवादी थी, उसको लगा कि ये तो अंग्रेजों ने दलितों को हमारे सर पे बैठाने का प्रबंध कर दिया, एक वोट से ये अपने खुद के स्वतंत्र मेंबर चुन के भेजेंगे प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और दूसरी वोट से तय करेंगे कि सवर्ण कैंडिडेट कौन आएगा। ये एक जो वरदान के तौर पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों को, पहले दलित तो बोले नहीं जाते थे, अनटचेबल्स बोले जाते थे, अस्पृश्य बोले जाते थे, उनको जो ये कम्युनल अवार्ड दिया, उसके खिलाफ ब्राह्मण लॉबी ने गांधी को अनशन पे बैठा दिया। और बाद में 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो नौटंकी चली,
और फिर एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उस दिन, जिस दिन ये पूना पैक्ट हुआ, उस दिन से दलितों की गुलामी का इतिहास शुरू हो गया। उसके पहले ब्रिटिशों ने दलितों को राजा बनने का अधिकार दिया था और 1 महीने के अंदर ही पूना पैक्ट करके दलितों को गुलामी में धकेल दिया गया। और पूना पैक्ट के 1 दिन बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो कम्युनल आवाज के तौर पे हमें जो रस मिला था, जो हमें फल मिला था, इस पूना पैक्ट के जरिए गांधी ने उस रस को चूस लिया और छिलका दलितों के अस्पृश्यों के मुंह पे फेंक दिया। तो जो पूना पैक्ट में जो रिजर्वेशन का प्रावधान आया वो हमें छिलके के तौर पे मिला। उसका जो पूरा रस था वो ब्राह्मणवादी लॉबी, कांग्रेस एंड कंपनी ने चूस लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि 1937 में इस देश में पहले प्रांतीय इलेक्शन हुए। सेंट्रल इलेक्शन नहीं, प्रांतीय इलेक्शन, जो प्रांतों में हमें सरकार बनाने का जो पहली बार मौका मिला वो 1937 में, 1935 के एक्ट में प्रावधान हुआ तो 1937 में मिला। और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बाबा साहब की जो पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, वो पहली बार अच्छा प्रदर्शन कर पाई। उसके बाद से कोई चुनाव इस व्यवस्था के तहत, इस पूरा पैक्ट के तहत बाबा साहब की पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत पाई। 1942 में जब दूसरे इलेक्शन हुए तो एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आ पाया। इसके बाद जो देश के घटनाक्रम हुए और 46 में यह बात हुई कि अब इस देश को अंग्रेज स्वतंत्र करेंगे और इस देश में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो 46 में संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस वो लोगों के इलेक्शन नहीं थे, जो प्रांतीय सभाओं में जो मेंबर चुन के गए थे वो केंद्रीय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उनके मेंबरों का चुनाव उनके ऊपर छोड़ा गया था। तो जब 46 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान सभा के मेंबरों के चुनाव हुए, तो बाबा साहब बॉम्बे से लड़े क्योंकि उनका जो मुख्य काम था, जो मुख्य देश था वो बॉम्बे था, महाराष्ट्र था। और इस व्यवस्था के तहत एक अनपढ़ व्यक्ति से वो हार गए। जब हार गए तो उस दौर में बंगाल के अंदर एक नमो शूद्रा मूवमेंट चला था, जो मद्रास का जो बाबा साहब का काम था, उससे पहले वहां वो इतना मजबूत थे कि उन्होंने इनवाइट किया बाबा साहब को कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीत पा रहे हो तो आप इधर आ जाओ, इधर हम फॉर्म भरवाते हैं और इधर से हम चुन के भेजने का काम करेंगे। तो उस टाइम यंग लीडर जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को इनवाइट किया। बाबा साहब गए और फॉर्म भर के चले आए। वहां पे जोगेंद्र नाथ मंडली और उनकी जो टीम थी, उन्होंने पूरा माहौल बनाया और बाबा साहब को जिता के भेजा। कौन? महाराष्ट्र के महारों ने नहीं, बंगाल के चंडालों ने, जो नमो शूद्रा आंदोलन की उपज थे। इतना मजबूत था नमो शूद्रा आंदोलन उस दौर में। और जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यहां आए तो उसी दौर में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ, उसके तहत यह डिसाइड हुआ कि अब भारत के 2 टुकड़े होंगे। विभाजित भारत की एक सभा होगी और एक पाकिस्तान की सभा होगी।
तो 24 बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा 14 अगस्त को पाकिस्तान को मान्यता दे दी गई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को मान्यता मिली और उस अधिनियम के तहत इंडिया को स्वतंत्र घोषित किया गया। और यहां पे जब दो भाग हो रहे तो एक सिचुएशन यह है कि भाई जो बंगाल का जो एरिया है, जो पंजाब का एरिया है, उसमें से जो हिस्से पाकिस्तान का हिस्सा हो गए हैं, उन हिस्सों में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई हैं, अब या तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग उधर पार्लियामेंट की सभा के मेंबर समझे जाएं, या तो वो यहां रहना चाहते हैं तो फिर उसमें इस्तीफा दें। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो खुलना जो सीट थी वहां उन्होंने छोड़ दिया। और इसके बाद कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बॉम्बे से संविधान सभा में चुन के भेजने का काम किया। वहां पे जो संविधान की जो कमेटियां बनी, जो संविधान सभा की कमेटियां बनी, उसमें जो एक प्रारूप समिति बनी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान बना और संविधान बनने के बाद संविधान लागू हुआ। तो इस तरीके से अगर हम 200 साल का घटनाक्रम देखें तो 1835 में अंग्रेजों ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें याद होना कि हम कहते बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया। सवाल उठता है कि फिर बाबा साहब को शिक्षा का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब को नौकरी का अधिकार किसने दिया? क्योंकि बाबा साहब भी तो पढ़े थे ना, बाबा साहब ने भी तो नौकरी की थी। तो शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने 1835 में दिया। उसके तहत हमारे महापुरुष पढ़ लिख पाए और संघर्ष को आगे बढ़ा पाए। 1858 में इस देश में आईपीसी लागू हुआ, जिसने समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान किया। तो इस तरीके से जो दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था और उनके ऊपर उनको कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे, उसके लिए आईपीसी में प्रबंध किया गया। और ये दोनों काम, शिक्षा देने और आईपीसी बनाने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया। तो उनका एक बड़ा योगदान है। उसके बाद साहू जी महाराज, महाराष्ट्र में साहू जी महाराज, उससे पहले ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से जो एक्टिविटी रही है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ के बाद जो ये मूवमेंट, अभी आज मैं पढ़ रहा था, एक किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा था कि जब जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की डेथ हुई तो उनके अंतिम सभा में 6 लाख लोग थे, शामिल थे। लेकिन जिस दिन कार्ल मार्क्स की डेथ हुई, उनकी अंतिम सभा में सिर्फ 14 लोग शामिल थे। बाबा साहब की डेथ के बाद ये जो बाबा साहब का कारवा था, उन 6 लाख लोगों ने दलितों के अंदर भी नहीं फैला पाए। और कार्ल मार्क्स के साथ जो 14 लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल थे, उन्होंने पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचारों को फैला दिया। ये होता है सच्चे कार्यकर्ता और अंधभक्तों का अंतर। यहां अंधभक्तों की भरमार है, यहां पूजा पाठ फूलमाला करने वालों की भरमार है। यहां बाबा साहब के जीवन चरित्र को का बखान करने वालों की भरमार है। उनके मिशन, उनके कारवा को समझने की जरूरत नहीं समझी जाती कि उनका मिशन क्या था, वो चाहते क्या थे। उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1944 में मद्रास के अंदर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था
कि साथियों आप जाओ और अपनी दीवारों पे लिख लो कि आप इस देश के शासक हो। ये था बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मिशन। ये आगरा की धरती ऐतिहासिक धरती है। जैसा कि माननीय गौतम जी ने बताया कि यहाँ पे 66 वर्ष पहले 18 मार्च को बाबा साहब आए और उन्होंने जो कुछ पीड़ा व्यक्त की इस आगरा से, वो ऐतिहासिक भाषण है। और उसमें उन्होंने कहा था, समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि साथियों हमने आपको नौकरियों में और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था कराई, आपके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन अभी आपको आपके साथ शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जारी है। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना है और यहां तक कि अगर इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए आपको खून बहाने तक की भी जरूरत पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ये बात बाबा साहब ने आज से 66 वर्ष पहले आपके इसी शहर में कही थी। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा जो महापुरुषों का मिशन है वो कहाँ है, कहाँ हम पाते हैं। आज इस देश में चारों तरफ ब्राह्मणवाद हावी है, तमाम तरह के जो शोषण, अन्याय, अत्याचार है वो बढ़ रहे हैं। तो इससे कैसे समाज को कैसे निजात दिला पाएंगे? तो इसके लिए जब हम देखते हैं कि इस देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बाबा साहब का जो मिशन है उसको समझ पाया, बाकी तो बाबा साहब के चरित्र को समझ पाए हैं। जीवन चरित्र का बखान करते करते लोग MP MLA भी बन गए और मंत्री तक बन गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मिशन को किसने समझा? तो वो एक ही व्यक्ति नजर आता, मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को समझा। और उन्होंने जब देखा, बाबा जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं, उन्होंने जब देखा, पूरी व्यवस्था को समझा, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूना पैक्ट है, जो समाज को चमचा बनाने की जो मशीन है पूना पैक्ट, इसके रहते दलित दो ही काम कर सकते हैं, या तो ये आत्महत्या कर ले या तो इसके खिलाफ लड़े। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा, हमारी माँ जो है, मेरे दिमाग में ये बात आई या तो मैं आत्महत्या, क्योंकि मैं इस गुलामी में जीना नहीं चाहता, तो ऑप्शन क्या है, या तो मैं आत्महत्या कर लूं या तो इस व्यवस्था को बदल डालूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ की बात याद आया कि कचिया तुझे संघर्ष करना है, तुम्हें पीछे नहीं हटना। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जो ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है 1900, उसी के आधार पर उन्होंने 1981-82 में एक किताब लिखी थी, द चमचा एज। उसमें बताया था कि ये पूना पैक्ट के जो औलादे पैदा हुई हैं, ये कैसे नुकसानदेह है समाज के लिए। उसमें उन्होंने अम्बेडकरवादी जो आजकल टहल लगाए घूमते अम्बेडकरवादी हैं, उसको भी कई किस्में, 4 किस्में उन्होंने बताई अम्बेडकरवादियों के, कि किस किस तरीके के अम्बेडकरवादी होते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सोचा तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि दलित बन के हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है, अगर हमें इस देश को रूल करना है, इस देश में शासन करना है, तो हमें दलित से बहुजन बनना पड़ेगा। और ये बहुजन समाज बनाने की फिलॉसफी माननीय कांशीराम साहब ने दी
उसके आधार पे काम शुरू हुआ और तब जाके हमारे कुछ ईमानदार सच्चे कार्यकर्ता जीत के सदन में पहुंचने शुरू हुए। और आप उत्तर प्रदेश के लोग इस बात के गवाह हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर किसी प्रदेश का जो बहुजन समाज है उसने स्वतंत्र सत्ता का मजा चखा है, उसने देखा है कि सत्ता क्या चीज होती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा। इसलिए आप लोग समझते हो, दूसरे प्रदेशों के बहुजन समाज की अपेक्षा आप लोग बेहतर समझते हो कि सत्ता क्या होती है, सत्ता से कितने जो हमारी समस्याएं हैं उनको हल करना कितना आसान हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे कि मान्यवर कांसीराम बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा साहब की डेथ के बाद उनकी पार्टी और उनके मिशन के साथ जो कुछ हुआ उसका दुष्परिणाम आज पूरे देश में आप देख सकते हैं कि पूरा मिशन मूवमेंट चौपट हो चुका है। और फिर से जो जिस दलदल से माननीय कांसीराम साहब इस समाज को निकाल के शासन सत्ता की सोच पैदा करने, एक गुलाम मानसिकता से मास्टर मानसिकता की तरफ ले जाने का काम जो माननीय कांसीराम साहब कर रहे थे, आज फिर से समाज को वही गुलाम मानसिकता में घुसेड़ने का काम शुरू हो गया है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये बहुजन मूवमेंट स्थिर हुआ, असफल नहीं कहेंगे, स्थिर हुआ, दिग्भ्रमित हुआ है। इसलिए अब बहुजन द्रविड़ पार्टी ने यह तय किया है कि ठीक है, जिनको दलाली करनी है, जिनको ब्राह्मणवादियों समझौता करना है वो करें। अब हम इस मूवमेंट को टेक ओवर करेंगे और मान्यवर कांसीराम साहब की सोच पे इस मूवमेंट को पूरे देश पे एक बार फिर से खड़ा करने का संकल्प बहुजन द्रविड़ पार्टी ने लिया है। और इसी सोच के तहत अगले महीने से हम लोग एक राष्ट्रव्यापी यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा। साथियों, बहुत लोगों ने सवाल किया, जब हम लोगों ने इस यात्रा का नाम दिया बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा, तो लोगों ने सवाल किया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे और आप लोग कह रहे हैं कि हम बेगमपुरा भारत यात्रा निकालेंगे। तो मैंने कहा हाँ, बाबा साहब प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे और उसी तर्ज पे 2017 में हमने एक यात्रा निकाली, आपके आगरा भी आई थी, कुछ लोग साथियों को ध्यान होगा, प्रबुद्ध भारत यात्रा। तब हमने देखा कि इस देश में जो हमारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज है, ये तो रोटी के लिए मोहताज है। ये इसको पीने का स्वच्छ पानी तक प्राप्त नहीं है, इसको रहने के लिए अच्छे घर तक नहीं है, बेसिक नीड नहीं है इसके पास। ये क्या प्रबुद्ध बनेगा? तो जो पहले जो इसकी बेसिक नीड है उसको पहले पूरा करो, तब तो ये प्रबुद्ध की बनने की ओर अग्रसर होगा। कि हम सिर्फ प्रबुद्ध भारत के सपना देखते रहे और लोगों को जो बेसिक समस्याएं हैं उनके लिए पहले प्रबंध न करें तो सपना कभी साकार नहीं होता। इसलिए अगर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है तो पहले इस देश को बेगमपुरा भारत बनाना होगा। जब इस देश में जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो इस देश के लोगों को मुहैया होंगी, तभी वो बौद्धिक स्तर पर सोचना शुरू करें। अभी तो हमारा मैक्सिमम समाज वो पेट के स्तर तक बैठा है, उसको क्या आप प्रबुद्ध भारत बनाओगे, प्रबुद्ध लोग बनाओगे।
तो इसलिए बहुजन द्रविड़ पार्टी ने तय किया है कि हम इस देश में एक राष्ट्रव्यापी बेगमपुरा भाईचारा यात्रा निकालेंगे और पूरे देश में जो भी माननीय कांशीराम साहब के पुराने साथी हैं या जो नए साथी हैं, जो नई राजनीति को समझना चाहते हैं, हम उनसे मिलेंगे। जो भी है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल साइंस करके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे मिलेंगे हम और हम कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक मिशनरी संगठन बना पाए। क्योंकि साथियों, जो हमारी समस्याएं हैं वो कोई एक जिले एक प्रदेश की नहीं है। हमारा जो समाज ब्राह्मणवाद से ग्रसित है वो सिर्फ आगरा में ग्रसित नहीं है या उत्तर प्रदेश में ग्रसित नहीं है। हमारे पूरे भारत देश में हमारे समाज की एक जैसी स्थिति है। इसलिए अगर हमें अपने समाज की मुक्ति चाहिए तो हमें एक राष्ट्रीय विकल्प लाना होगा। उसका कारण यह है कि अगर आपको समाज की बेहतरी के लिए कोई कानून बनाने हैं तो उस कानून बनाने की पावर सदन में है, संसद में है। और संसद पहुंचने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पहल की जरूरत है। आप एक जिले और एक प्रदेश में एक जाति का या एक कम्युनिटी का संघर्ष करके आप संसद में एक दो सांसद बन के वहां अपना मुद्दा हल कर सकते हो, अपना धंधा चला सकते हो, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट के एक दो सांसद मंत्री नहीं है। किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो, वहां दलितों का जो पूर्णा पद के तहत कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व होता है। 131 सांसद होते हैं, उनमें से मंत्री भी होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है हमारे समाज का। इसलिए अगर समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति देना है तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें राष्ट्रीय स्तर पे एकजुट होना होगा। उसके लिए हमें बहुजन भाईचारा बनाना होगा और अपनी मुक्ति के लिए हमें इस देश का शासक बनना होगा और अपनी मुक्ति अपने हाथों से करनी होगी। अब 77, 72, 73 साल हो गए इस देश में लोकतंत्र को स्थापित हुए। 51 से इलेक्शन हो गए, 51-52 से। पहला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो 51 में हुआ, 52 में सरकार बनी। तब से लेके बाद 72, 50, 70 साल तो हो गए। इन 70-72 वर्षों में हमारे समाज में बहुत सारे आंदोलन उठे होंगे, बहुत सारी मांगे उठी होंगी, लेकिन उसका मिला क्या, उसका बेनिफिट क्या मिला। तो इसलिए अब हमें डिमांडर की आदत, डिमांड मांग करने की आदत छोड़ के अब हमें कमांडर बनने की ओर अग्रसर होना होगा और उसका रास्ता मान्यवर कांशीराम साहब बताते हैं। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक नाम दिया है कांशीराम वाद। तो ये जो कांशीराम वाद है, यही आज के संदर्भ में हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके अलावा कोई वाद नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आज चूंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आज के दिन ही बाबा साहब हम लोग सब लोगों के बीच से विदा हुए थे, तो आज का दिन एक दुख का दिन है, लेकिन दुख का दिन है भी। और अगर हम ये देखें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ना एक दिन किसी को जाना है। आज हम यहाँ बैठे, कल हम भी जाएंगे, तो सबका जीवन लिमिटेड है। लोग अपने लेकिन जरूरी ये है कि उसने किया क्या, जीवन उसका सार्थक तभी है। आज बाबा साहब को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया
वो समाज के लिए जिया। अपने लिए बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जो अपने लिए उन्होंने जिया, समाज के लिए जिया। इसलिए आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम समझते हैं कि हमें भी उनके लाइफ और मिशन से प्रेरणा लेके कुछ संकल्प लेना चाहिए और उन संकल्पों के आधार पे हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग खड़े हो जाएं और मैं इधर से कुछ संकल्प दोहराऊंगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी उस संकल्प को ले और उसको अपने जीवन में बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा। एक दो लोग थे जो स्वागत के लिए एक सभा का आयोजन किया, तो उस सभा में वक्ता अकेले बाबा साहब थे और श्रोता अकेला वो व्यक्ति था जिसने इनवाइट किया था। बाकी जो लोग थे वो इधर उधर, जैसे आज इधर उधर खड़े हैं, ऐसे वहां पे जहां जिस स्थान पे कार्यक्रम था इधर उधर खड़े, कोई बीड़ी फूंक रहा था, कोई गुटखा खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बात पूरी करी और वो एक व्यक्ति सामने बैठे सुनता रहा। तो जब बाबा साहब जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 1942 में नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें बाबा साहब करीब 40 लाख लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उस सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुरानी बात याद करी और दोहराई कि जिस दिन हमने इस समाज के लिए काम शुरू किया था, उस दिन अकेला मैं भाषण देने वाला और अकेला व्यक्ति सुनने वाला था। और आज 20 वर्षों बाद आप 70,000 लोग या 70 लाख लोग यहाँ पे बैठे हो। ये होती है किसी विचार की ताकत। विचार में वो ताकत होती है जो दुनिया बदल देता है। इसलिए कितने लोग सामने बैठे हैं या कितने लोग पीछे खड़े हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर अपने आपके अंदर विचारों की ताकत है और उस विचार को फैलाने का आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो आने वाला समय आपका होगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय कांचीराम। बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा